यह जो पौधा आज मेरे साथ है गुलदाउदी, ये केवल एक फूल का पौधा नहीं है, बड़े ही गुण हैं। इसकी औषधिक गुण अलग हैं, हवा साफ करता है, यह तो एक विशेष गुण इसमें है ही है। ऑर्नामेंटल है, देखने में प्यारा लगता है, यह तो गुण है ही है। और इतनी वेराइटीज इसकी आती हैं, मिनिएचर जैसे ये छोटा छोटा है, इससे ये बड़े आते हैं और ये बड़े बड़े, कलर भी इसमें बहुत है। एक बार अगर गुलदाउदी आपने लगाने का शौक पैदा कर लिया, आप गुलदाउदी से हट नहीं सकते हैं, आप गुलदाउदी के पीछे पीछे भागेंगे। और बड़ा ही साधारण तरीका है इसको प्रोपेगेट करने का। वो सब बातें आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे, आपसे बताएंगे इसके औषधिक गुण, बताएंगे इसके रख रखाव के तरीके, और इस तरीके से बड़े बड़े फूल हम कैसे लाएं इन सर्दियों में, यह भी हम बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज मैं जिस पौधे की बात कर रहा हूँ, जिस फ्लावरिंग वाले पौधे की बात कर रहा हूँ, यह अपने पहचान का मोहताज नहीं है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो पौधों का, फूलों का शौकीन हो और सर्दियों में गुलदाउदी को न जानता हो। क्वीन ऑफ विंटर फ्लावर्स भी इसे कहते हैं। और ये जहाँ बेड की तरह आप लगा दीजिए, जहाँ गमलों में लगा दीजिए, जैसी जगह हो, हाँ करारी धूप इसे पसंद है, वहाँ आप लगा दीजिए। और फिर देखिए ये जब खिलता है ना, पूरे माहौल को ही चेंज कर देता है, आपके गार्डन का, आपके बालकनी का, जहाँ भी इसे आप लगाते हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, स्किप ना कीजिएगा। बहुत ऐसी कही अनकही बातें हम आपसे बताएंगे जो शायद आपको पता ना हो, और आपने स्किप किया तो छूट जाए। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर गुलदाउदी के बारे में कोई गलतफहमी आपके पास नहीं होगी। गुलदाउदी को विश्व का सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा स्पीसीज वाले फूलों में एक माना जाता है। इसके इतने रंग, इतनी छोटी बड़ी वेराइटियाँ और इतने तरीके से आप इसे बना सजा संवार सकते हैं। इसकी अगर अच्छी तरह देखभाल करें, फिर तो जब सर्दियां जाती हैं और थोड़ा सा ये पौधा मुरझाने सा लगता है, अफसोस होता है जैसा कोई अपना हमसे बिछड़ गया हो। इतना प्यारा यह फूल है। आइए बात करते हैं गुलदाउदी के बारे में। और इसका बॉटनिकल नेम क्रिसैंथेमम है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे गुलदाउदी ही कहते हैं, क्वीन ऑफ ऑटम भी कहते हैं, और जापान में इसे सेनकिकू कहते हैं। लगभग 2000 साल से भी पुराना पौधा है ये। एक बात पता है आपको, इसका ओरिजिन चाइना है, चाइना से आया है, और चाइना में इसे शाही पौधे का दर्जा दिया गया है ही शाही। देखिए इनके फूलों और इनके कलर मन मोह लेता है, कहीं भी इसे लगाइए तो। मैं तो इसके बारे में क्या बातें करूं, क्या बताऊं, उससे पहले तो इसका रंग और इसके जो कितनी वेराइटीज है, यही देख के मन मुग्ध हो जाता है मेरा। एक बात आपको और पता है, जापान ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया है। वहां का फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस गुलदाउदी को ही समर्पित है। भारत में भी ये पता नहीं कितने युगों से चला आ रहा है। ये पौधा जो फ्लावर के बिजनेस करते हैं, कट फ्लावर के बिजनेस करते हैं, उनके लिए बड़ा फेवरेट पौधा है। एक बार इसे अगर कट फ्लावर के रूप में कहीं शादी में, कहीं पार्टी में, कहीं पूजा में आपने लगा दिया, 2-2, 3-3 हफ्ते तक इसके फूल मुरझाते नहीं हैं, इसलिए भी उनका बहुत फेवरेट है। और ये फूल तो हमारे देश से एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं कट फ्लावर के रूप में, इसी कारण से। नासा की क्लीन एयर स्टडी के अनुसार यह हवा से बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन जैसे जहरीले तत्वों को खींच के हवा को शुद्ध करता है। इस पौधे की एक यही डार्क साइड भी है। अगर कमरे में आपके ज़्यादा पोल्यूशन हो तो इनकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और पौधा मर भी सकता है। कहा तो यह भी जाता है कि इंसानों के लिए जो बुरी हवा है उसको ये पी लेता है और चुपचाप ये खुद चला जाता है, मर जाता है। अगर हम बात करें इस पौधे को हम घर में कैसे लगाएं, देखिए सर्वप्रथम तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप जहाँ पे इस पौधे को रखने वाले हैं 5-6 घंटे की करारी धूप आती हो। सर्दियों में तो वैसे भी करारी धूप है नहीं, मिठास है धूप में, लेकिन जो भी धूप है वो कम से कम 5-6 घंटे की आती हो, तब इस पौधे से उम्मीद रखिए कि आपके घर में ये पौधा उतना ही खिलेगा जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर थोड़ी धूप कम है तो थोड़ा सा संतोष करना पड़ेगा, फ्लावरिंग आएंगे, कम आएंगे और जल्दी मुरझा भी सकते हैं पौधे। फूलों का साइज भी छोटा हो सकता है अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है प्रॉपर तो। हाँ, एक उपाय है, आप इसे इंडोर में ब्राइट लाइट में अथवा जो आजकल यूवी लाइट चले हैं पौधों के लिए, उनके नीचे अगर रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग होगी। एक बात और है,
इस पौधे को वैसी जगह रखिए जहां खुली हवा आती हो, क्रॉस आना जाना हवा इसके साथ लगी हो। बहुत कंजेस्टेड करके भी इस पौधे को नहीं रखना है ताकि इसके बगल आने जाने वाली हवा न बंद हो। अब बात करें हम इस पौधे के लिए सॉइल स्ट्रक्चर हम कैसा बनाएं। आपके आसपास गार्डन में जो भी अच्छी मिट्टी मिलती हो, छान के सुखा करके उसको 30% मिलाइए। 30% तो इसमें आप कोई भी कंपोस्ट मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट हो अथवा आपके घर में अगर आपने कोई किचन गार्डन का वेस्ट से कंपोस्ट बनाया हो तो वह भी मिला सकते हैं। अच्छा कंपोस्ट मिलाइए 30%। 20% इसमें कोई सा भी मोटी रेत मिलाइए। अगर आसपास के इलाके में आपके मोटी रेत नहीं मिल रही है तो आप परलाइट भी मिला सकते हैं, सिंडर भी मिला सकते हैं। कारण इसका सिर्फ एक है कि पानी इसके अंदर ना रुके, पानी निकल जाए और ये सारा चीज़ परलाइट भी करेगा, सिंडर भी करेगा और रेत भी करेगा। और 10% इसमें मिलाइए नीम की खाद, जो भी अच्छी नीम की खाद मिले वह मिलाइए। और 10% ही आप इसमें मिलाइए कोकोपीट। अच्छी तरह रात में भिगो दीजिए, 10-12 घंटे भीगने दीजिए, फिर इस कोकोपीट को इस मिट्टी में मिलाइए। हर बार की तरह थोड़ा एंटी फंगल पाउडर तो आप मिलाएंगे ही मिलाएंगे, क्योंकि जड़ों में कोई फंगस ना आवे, पौधे को कोई नुकसान न करे। और बहुत प्यारा पौधा है। और एक गमले के हिसाब से आधा चम्मच एप्सम साल्ट जरूर मिलाइए आप। वो इसके पौधे की जड़ों को मजबूत करेगा और इनके जो कलर है इनको और इन्हेंस करेगा और ब्राइट कलर बना देगा। तो इतना मिला करके इस तरीके का आप सॉइल स्ट्रक्चर बनाइए, इस पौधे के लिए बहुत अच्छा है। ये जो सॉइल स्ट्रक्चर मैंने बताया है, अगर आप ऐसा ही बनाएंगे और उसमें गुलदाउदी को लगाएंगे तो गुलदाउदी की जड़ें मजबूत होंगी और जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा मजबूत होगा, फूल ज़्यादा आएंगे और रोग प्रतिरोध क्षमता भी इस पौधे की बनी रहेगी। यानी जल्दी कोई कीड़े नहीं लगेंगे इनकी जड़ों में। अब सवाल ये उठता है कि गुलदाउदी को हम कब लगाएं। इसकी कटिंग लगाने के लिए जुलाई से सितंबर का मौसम बहुत अच्छा होता है। अब इस पौधे को हम कैसे लगाएं? 2 तरीके बड़े आसान है। एक तो कटिंग इसकी बहुत जल्दी लगती है। आप इसकी 4-6 इंच की कटिंग काटिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए। थोड़ी देखिएगा, अव्वल तो इसकी सारी कटिंग ही थोड़ी मोटी उड़ी होती है, तो वैसे ही उड़ी कटिंग लीजिए और उसको आप 1 दिन के लिए या 8 घंटे 10 घंटे के लिए कहीं कटिंग को थोड़ी सूखने दीजिए। सूखने के बाद उसमें थोड़ा सा उसकी जहाँ से आपने लगाना है जड़ की तरफ का भाग, उसे थोड़ा सा हल्का भिगोइए और अच्छा रूटिंग हार्मोन्स, गोइंग ग्रीन्स का रूटेक्स रूटिंग हार्मोन्स में थोड़ा डीप कीजिए। जो सॉइल स्ट्रक्चर मैंने बताया है उसको एक किस्तीनुमा बड़े पॉट में ले लीजिए और उसको जगह जगह नज़दीक 2-2 इंच के आसपास में जगह छोड़िए और वहाँ उसको लगा दीजिए। थोड़ा पानी स्प्रे कीजिए, कहीं छाए वाली जगह में उसे रख दीजिए। आप देखिए 25-30 दिनों में ही उसमें अच्छी जड़ें आ जाती हैं। फिर उस कटिंग को आप छोटे छोटे गमलों में, बड़े बड़े गमलों में लगा सकते हैं। आप चाहे तो एक गमले में 3-4 भी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि विभिन्न कलर के अगर आप लगाएंगे या एक ही कलर के 3-4 पौधे लगा देंगे, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। पानी डाल के जब लगाए तो छाए में रख दिया, ग्रोथ होने लगी, 4-6 पत्ते आने लगे, लगभग 6 इंच का जब पौधा हो जाए फिर उसके ऊपर से पिंचिंग कर दीजिए। पिंचिंग करने से उसमें और टहनियाँ निकलेंगी और टहनियाँ निकलेंगी तो ज़्यादा फ्लावरिंग आप बाद में पा सकेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन ठंडी के मौसमों में इसमें फूल की बरसात होती है। इतने फूल होते हैं, गिनते गिनते थक जाइएगा। लेकिन रख रखाव जैसा मैंने बताया है, सॉइल जैसा मैंने बताया है, यह करना होगा आपको। अब सवाल ये उठता है, क्या अभी कटिंग लगेगी? जी नहीं लग पाएगी। दिसंबर के महीने में आपको आसान है, कहीं भी अपने आसपास की किसी भी छोटी बड़ी नर्सरी में सब में गुलदाउदी मिल जाते हैं। हाँ, यह जरूर है कि बहुत बड़े फूल वाले जैसे ये है, ये शायद न मिले, अच्छी नर्सरी में यह भी मिल जाएंगे। आप वहाँ से पौधा ही लेके आइए। अपने गार्डन को इस बार आप पौधा लाके ही सजाइए, अगर पहले से आपके पास नहीं है तो। अगले साल के लिए फिर जैसे मैंने बताया वैसी कटिंग से आप पौधे ढेर सारे बना लीजिएगा। अभी तो उचित यही है कि दिसंबर के महीने में आप पौधा तैयार लाइए नर्सरी से, देखभाल अच्छी कीजिए और अच्छे फूलों का आनंद लीजिए। कई बार जब ये सीजन ऑफ होता है तो इनकी डंडियां झुकने लगती है, गिरने लगती हैं, आपने देखा होगा। फूल टूट जाए, जब फूल झड़ जाए तो उनकी कटिंग जरूर कर दीजिए, हटा दीजिए फूलों को। सीड से ये पौधा बनता है लेकिन उतना नहीं कारगर है जितना कटिंग से बनता है। तो मैं क्या कह रहा था कि जब आप इसे इस तरीके से छोड़ देंगे ना तो ये इनकी डंडियां नीचे की तरफ झुकेंगी और हर नॉट पे जड़ें निकल जाती हैं। उस नॉट को भी कटिंग करके आप उसी तरीके से जैसे सीडलिंग के लिए मैंने बताया था लगा सकते हैं, पौधा तैयार हो जाएगा आपका। एक बात आपको पता है, इनकी पत्तियों में प्राकृतिक जीवाणुनाशक तत्व होते हैं। आप समझिए कि ये पौधा अपने आप को कैसे बचाता है
और दूसरा रूट डिवीजन। रूट डिवीजन मतलब कि जड़ों को निकाल के एक दो नहीं बनेगा, इनकी टहनियों में भी जड़ें आ जाती हैं। जब ये मैच्योर हो जाएंगे, फूल दे रहे हैं, फूल झड़ने लगे हैं, तो फिर उस कटिंग को भी आप डीप करके मिट्टी में लगा सकते हैं, पौधा कारगर बन जाएगा आपका। कोई भी कटिंग अथवा जब इसको आप टहनियों से लगा रहे हैं, जिसे आमतौर पे लोग रूट डिवीजन भी कहते हैं, उसमें वाटरिंग हल्की करें, स्प्रे से करें और कहीं ऐसी जगह पे रख दें जहां धूप कम आती हो, छाए में। एक बात पता है, इसका एक रहस्य गुलदाउदी का जो आप कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, और इसके करने से फूलों की संख्या आपको दुगनी तिगुनी मिलेगी। समय समय पे इस पौधे की टहनियों को पिंचिंग करते रहिए। जितनी पिंचिंग करेंगे, यहाँ से आपने तोड़ दिया और शाखाएं निकलेंगी और ज़्यादा फूल निकलेगा, और ये रहस्य के साथ आपको ज़्यादा फूल मिलेगा एक ही पौधे से। अगर हम बात करें इस पौधे को वाटरिंग कैसी करनी चाहिए, देखिए सर्दियों का महीना है, किसी भी पौधे को थोड़ा सा संभल के पानी दीजिए। इसमें भी अगर पानी ज़्यादा होता है तो जड़ों में फंगस लगता है, तो आप पानी एक बार तो देख के दीजिए। मिट्टी को आपने हाथ से उठाया, देखिए मैंने उठाया, अभी मिट्टी में पानी है, तो अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से लगभग आधा इंच 1 इंच आपने उंगली डाला इसके गमले की मिट्टी में और आपको ड्राई लग रहा है, तभी आप पानी दीजिए, कम पानी दीजिए इसमें। इस पौधे को ओवर वाटरिंग कतई न करें, पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं। इस पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। एक बात पता है आपको, खिले हुए फूलों पे भी बहुत ज़्यादा वाटर का स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसके फूलों में भी एक अजीब सा सेंसर होता है। इनके फूल बंद होने लगते हैं जब बरसात होने लगती है, अर्थात जब आपने पानी डाला इसे लगता है कि बरसात हो रही है, इस पौधे के फूल जो सिकुड़ने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। हालांकि धूप आती है फिर ये फूल खिल जाते हैं। जो भी फूल देने वाले पौधे हैं, जो भी बढ़ने वाले पौधे हैं, इनके फर्टिलाइज़र देखिए, जी हाँ, इनको भी ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र की, खाद की ज़रूरत है, अच्छा प्रोटीन की ज़रूरत है। तो 15-20 दिनों के बाद एक बार थोड़ी सी मिट्टी को गुड़ाई कीजिए, और अगर जगह है जड़ों में, आपके पास इतना बड़ा गमला है, तो थोड़ा सा 200 ग्राम से गमले के हिसाब से आप इसमें वर्मी कंपोस्ट अथवा घर का बना हुआ खाद दे सकते हैं। अगर यह नहीं है तो सिविल एक्सट्रेट के ग्रेनुअल्स इसके लिए बड़े फ़ायदे करते हैं। उन ग्रेनुअल्स को भी लगभग, अगर 8 इंच का गमला है तो आधा चम्मच ग्रेनुअल 15-20 दिन में, 1 दिन पहले आप 2 दिन पहले पानी डाल दीजिए। थोड़ी मिट्टी सूखने लगे तो इन थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी हटा के ग्रेनुलर्स को छिड़क दीजिए, और हल्का पानी उस दिन नहीं देंगे, दूसरे दिन पानी दीजिए। वो अपने आप उसमें घुल मिल जाता है, पौधे को फायदा करता है। सर्दियों के दिनों में थोड़ा इसे सरसों की खली को भी भिगो लें, 2 दिन 1 दिन के लिए भिगो लें। उसमें आप डालिए 100 ग्राम सरसों की खली और 100 ग्राम डाल दीजिए नीम की खाद 1 लीटर पानी में। 3-4 दिनों के बाद उसमें 8-10 लीटर पानी और डालिए, उसको मिला करके छान करके इनकी जड़ों में डालिए। 20-25 दिनों के बाद एक बार। इस पौधे के लिए बहुत फायदेमंद है ये खाद। कोई भी खाद देने से पहले अगर आप बाज़ार से खाद लाते हैं तो उसके ऊपर देख लीजिए, अगर उस खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत ज़्यादा है तो इसमें पत्तियां ज़्यादा आएंगी, और अगर पोटास की प्रतिशत ज़्यादा है तो इसमें फूल ज़्यादा आएंगे। इस बात का ध्यान रखें। पोटास फूलों को बढ़त देता है और नाइट्रोजन पत्तियों को, टहनियों को बढ़त देता है। आपको क्या चाहिए ये आप खुद ही डिसाइड कीजिए। एक और ख़ास बात है इस फूल के बारे में, इसके फूलों का रंग आपका मूड और माइंड बदल देता है। कहा जाता है कलर साइकोलॉजी में, यह पीला रंग ब्रेन स्टिमुलेशन बढ़ाता है, यह सफेद दिमाग को शांत और कामनेस बढ़ाता है। जैसे ये लाल रंग है, इसे एनर्जी और एग्रेशन बढ़ाने का प्रतीक माना गया है। यानी एक ही फूल अलग अलग रंगों में अलग अलग मानसिक असर डालता है। अगर हम बात करें क्या इन पे भी कीड़े लगते हैं, जी हाँ, क्यों नहीं लगेंगे, कीड़े लगते हैं, इन पौधे पे भी लगते हैं। और जहाँ आपने रखा है इन पौधों को, अगर कोई आसपास के पौधे में कीड़े लगे, वह भी उड़ के आ जाते हैं। उनका नेचर है, अपने खान पान के लिए भागते हैं, इन पे भी आ जाते हैं। एफिड का अटैक्स इस पर ज़्यादा होता है। जैसा हर बार मैं कहता हूँ, कंसनट्रेट नीम ऑयल लीजिएगा, 5 ml 1 लीटर में पानी में डाल करके शाम के समय सूरज डूबने के बाद अथवा सूरज निकलने से पहले इनकी पत्तियों पे, इनकी टहनियों पे चारों तरफ इसका छिड़काव कर दीजिए। कम आएंगे कीड़े, नहीं आएंगे कीड़े। अगर फिर भी कीड़े ज़्यादा हैं तो यह आप 10-10 दिन में दोहरा सकते हैं। कीड़े कम होते जाए, 1-1 महीने में एक बार डालिए ये खाद। आपका पौधा हेल्दी रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कई बार इनकी जड़ों में, इनकी पत्तियों में फंगस भी आ जाते हैं। अगर पत्तियों पे जड़ों के ऊपर नज़र आ रहा है फंगस तो क्या करें हम, और जड़ों के अंदर आ रहा है तो क्या करें हम। बेकिंग सोडा अमूमन हर घरों में होता है। थोड़ा सा आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डालिए, और इनकी टहनियों पे जहां आपको फंगस नज़र आ रहा है या और भी जहां नज़र नहीं आ रहा है, अगर डालेंगे तो इनके टहनियों पर से फंगस की जाने की ज़्यादा संभावना रहती है।
एक और समस्या आ सकती है इस पौधे को रखने में, इनकी पत्तियां कई बार कर्ल हो जाती हैं, अंदर से ऐसे सिकुड़ जाएंगी जैसे कर्ल हो जाती हैं। क्या इलाज है? ऐसे मौके पे भी आपने नीम ऑयल का छिड़काव करना है, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जैसा मैंने पहले बताया आपको, इनके फूलों पे अगर आप पानी का छिड़काव करते हैं तो इससे आभास होता है कि बारिश होने वाली है और उससे पहले ही अपने फूलों को ये बंद करने लगता है। जब कड़ी धूप में या उस प्राकृतिक या अप्राकृतिक पानी जो आपने इस पर दिया है हटने के बाद यह फूल धीरे धीरे फिर खिलने लगते हैं। यह इसकी ब्यूटी है। इस पौधे में ज़्यादा फूल पाने के लिए हम क्या करें? बराबर जैसा मैं बताता हूँ, इनकी डेड हेड को काटते रहिए, जो फूल खिल गए उनको काट के हटा दीजिए, नंबर 1। दूसरा, पिंचिंग हर समय करते रहिए। जब पिंचिंग करते हैं तो शाखाएं ज़्यादा निकलेंगी, फूल ज़्यादा मिलेगा आपको। खाद जैसा मैंने बताया, समय पे लिक्विड खाद अथवा सॉलिड खाद जो भी आपके पास हो वह डालते रहें। हर समय इसको इसके मन माफिक जैसा मैंने बताया 4-6 घंटे की कड़ी धूप दें इसे अच्छा लगेगा। ओवर वाटरिंग कभी ना करें इस पौधे को, ओवर वाटरिंग से भी फूल कम आने लगते हैं। थोड़ा कभी कभी जब आपने 1-2 दिन हो गए हैं पानी दिए हुए तो इनके मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई कर दे। जड़ों में भी हवा लगना, ऑक्सीजन जड़ों में भी जाना इस पौधे के लिए फ़ायदेमंद है। इतना कुछ करेंगे, आशा करता हूँ कि फूल ज़्यादा आएंगे आपके पौधे में। एक बात आपको पता है, शायद इस पौधे के फूल दुनिया में उन 1 फूलों में से आता है जिसकी टी सबसे पहले पी गई थी। यदि कोई किसान भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं अथवा आप भी कमर्शियल अगर कोई फूलों का व्यवसाय करना चाहते हैं तो गुलदाउदी को आप ऊपर की रेटिंग में रख सकते हैं। कम लागत में यह ज़्यादा फूल और ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला भी व्यवसाय हो सकता है। एक खास बात इस पौधे के बारे में, गुलदाउदी फोटो पीरियोडिक प्लांट है। अगर इस पौधे को लंबा दिन दिखाओ तो फूल देरी से आता है और अगर रात लंबी हो तो फूल जल्दी आता है। जैसा मैंने बताया, इस पौधे की कट फ्लावर व्यवसाय में बहुत चलता है। मंदिरों में, पूजा में, शादियों में, इस तरह के ओकेजन में बहुत सजाया जाता है। तो जो कमर्शियल ग्रोअर हैं, आर्टिफिशियल लाइट से मैनिपुलेट करके इस पौधे से ज़्यादा फूल पूरे साल निकालते हैं। अर्थात यह फूल समय के साथ धोखा खा जाता है और खिलने लगता है। अगर मैं बात करूं कि इसके बेनिफिट्स हमें और तरीके से क्या मिलते हैं, अर्थात आयुर्वेद में इसके लिए क्या कहा गया है। यह पौधा आयुर्वेद में शीतल है, रक्त शोधक है और नेत्र पौष्टिक है। इसके गुण बहुत सारे हैं आयुर्वेद में। मैं आपको थोड़े से संक्षेप में ये बताता हूँ। डिटेल में अगर आयुर्वेद से क्या फ़ायदा मिलता है यह जानना चाहते हैं तो कृपया हमारा दूसरा चैनल है तरुण ग्रीन वेदा, उस पर भी आप आके देखिएगा। उसमें मैं पौधों से आयुर्वेदिक रूप में हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं ये सारी बातें हम आपसे किया करते हैं। इसके फूल हाई बीपी में फ़ायदा करते हैं, सर दर्द में फ़ायदा करते हैं, आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, हृदय में तनाव होता है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। आयुर्वेद में इसे बुखार कम करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि इस पौधे, इस फूल के बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं, गुलदाउदी में पाए जाते हैं ल्यूटेन, बीटा कैरोटीन, फ्लेवोनॉइड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं इसमें, जो कि आंखें, त्वचा, रक्तवाहिनी और सेल डैमेज होने को भी रोकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता क्या है इस पौधे के बारे में यह भी जानिए। इसे शुद्धता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जापान में तो इसे दीर्घ आयु का प्रतीक माना गया है। कहते हैं तनाव, मानसिक थकान और नकारात्मक कंपन को भी ये पौधा कम करता है। फेंग शुई में इसे गुड लक फ्लावर माना जाता है। कई जगह इसे घर में रखने से धन के बढ़ने का प्रतीक भी माना जाता है। गुलदाउदी रात के समय हल्का ऑक्सीजन रिलीज करता है, यह भी एक मुख्य बात है इसकी। इस पौधे के बारे में एक और खास बात, जो बड़े वाले गुलदाउदी हम लाते हैं तो कई बार इनकी टहनियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं और चूंकि फूल का वजन भी होता है तो गिरने लगती हैं। टहनियाँ पतली हैं, फूल बड़े हैं, ज़्यादा हैं तो गिरने लगती हैं। क्या करें, इस तरीके से जैसे मैंने किया है, ये देखिए इसको मैंने क्या किया, ऐसे पतली पतली बांस की टुकड़ियाँ, अगर ये ना मिले कोई लोहे का छड़, कुछ ना मिले कोई और ऐसी चीज़, इसे लगा दीजिए गमले में और इसमें आप पूरे पौधों को इसमें आप बांध सकते हैं। जिससे क्या होता है कि फूल आने के बाद जब इनकी टहनियाँ भारी सी हो जाएंगी, गिरने लगेंगी, तो उससे इस पौधे का बचाव होगा। अन्यथा सारी पत्तियाँ, टहनियाँ नीचे गिर जाएंगी, पानी में खराब हो जाएगा। तो पहले से इस तरह की से एक जाल सा इसके आगे पीछे बना लें, जैसा अमूमन आप बनाते हैं कोई भी बेल वाली सब्जी या फूल लगाने के लिए। इसके पौधे तब यहाँ पे बहुत सुरक्षित रहेंगे, ज़्यादा
लाख फूल देंगे। आज हमने आपसे बात की गुलदाउदी के बारे में, कुछ ऐसी कही अनकही जो शायद आपको पता ना हो। अगर आपसे कुछ मिस कर गया है, दोबारा देखिए इस वीडियो को, बहुत कुछ है। कई बार लोग हमसे बाद में कमेंट में यह पूछते हैं कि सर इसमें सॉइल कैसा लगेगा, सर इसकी कटिंग कैसे लगेगी। कृपया दोबारा देखें इस वीडियो को, सेव कर ले। गुलदाउदी के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल में देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तब आप क्वेश्चन करें, और अगर इसके बारे में कुछ ज़्यादा आप जानते हैं तो वह भी लिखें अपने शहर के साथ, अपने नाम के साथ में। अगर इस पौधे के बारे में अथवा और किसी पौधे के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। कहाँ से आप देख रहे हैं यह भी लिखें। हमें यह भी जानना है कि आप किस डिवाइस में देख रहे हैं। क्या आप लैपटॉप में देख रहे हैं, क्या आप मोबाइल में देख रहे हैं, क्या आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, डेस्कटॉप में, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा यह वीडियो कहाँ कहाँ किस रूप में देखा जा रहा है। तो आपने देखा, गुलदाउदी सिर्फ एक फूल नहीं है बल्कि औषधि है, प्रदूषण रोधी पौधा है, घर की शोभा है, मन को शांति देने वाला पौधा है, और हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। जो कट फ्लावर का बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। यह सचमुच में एक संपूर्ण जीवन उपयोगी पौधा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। मुझे लगता है कि आज के बाद गुलदाउदी के बारे में कोई मिथ आपके पास नहीं रहेगी। सारी जानकारी आपको मैंने दी है। हाँ, इसके कुछ औषधिक गुण और जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल तरुण ग्रीन वेदा पे आप आइए, वहाँ इसके औषधिक गुण को डिटेल में आपसे हम बात करेंगे। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने मिलने जुलने वाले उन लोगों को भी यह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जो इन पौधों के बारे में और जानकारी चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को तो आप जरूर दबाएंगे ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। गुड लक। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में।